हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत अभिनंदन सत्कार एक बार फिर से आप सभी के अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म लर्न नर्सिंग कंसेप्ट एलएनसी क्लासेस के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे आपके लर्निंग सीरीज बूस्टर डोज फॉर नॉट सेट 8 एंड अपकमिंग एग्जाम। ये जो सीरीज अपन चला रहे हैं प्यारे दोस्तों, डेली एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अपन डिस्कस करते हैं लर्निंग सीरीज के अंदर। और पिछले दो क्लासेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो अपने पढ़े हैं, क्वेश्चन को डिस्कस किया है, उसके एक्सप्लेनेशन को डिस्कस किया है। ये जो लर्निंग सीरीज है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर अपन डिस्कस करते हैं एक एमसीक्यू, उसके साथ में उसके चारों ऑप्शन का रीजन, कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है, जो सही है वो सही क्यों है और जो गलत है वो गलत क्यों है। तो इन सब के पीछे अपन एक एमसीक्यू के पीछे 4 से 5 एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, है ना। तो डिटेल में इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करते हैं इस लर्निंग सीरीज के अंदर, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगी प्यारे दोस्तों, है ना। तो बिना समय का वेस्टेज किए अपन आज का जो लर्निंग सीरीज का बूस्टर डोज एमसीक्यू है वो पार्ट 3 हम डिस्कस करेंगे। और इस सीरीज का जो हमारा इस पार्ट का एमसीक्यू हमारे क्या कहता है और वो अपन डिस्कस करते हैं। तो ये चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो एमसीक्यू हमारा ये रहा। एमसीक्यू कह रहा है कि द 88-year-old client admitted to the emergency department with numbness and weakness of the left arm and slurred speech. The computed tomography CT scan was negative for bleeding. Which nursing intervention is the priority? बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ा, बहुत जानदार और बहुत शानदार एमसीक्यू है। एमसीक्यू के अंदर बहुत सारी लैंग्वेज दी गई है। लैंग्वेज को पकड़ के समझ के थोड़ा रुकना है, थोड़ा सोचना है, समझ के फिर आपको जवाब देना है कि वास्तव में ये पूछना क्या चाह रहा है। चलेगा, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक 88 ईयर का ओल्ड क्लाइंट है ना। एज दे की बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो 88 ईयर क्लाइंट की एज है, उसके साथ में इमरजेंसी में वो एडमिट हुआ है, नंबनेस हुई है उसको एंड वीकनेस ऑफ द लेफ्ट आर्म, बिल्कुल, और स्लर्ड स्पीच हो गया साहब। एक हाथ के अंदर जो है वीकनेस आ गई है और स्पीच डिफिकल्टी, जिसके अंदर स्लर्ड स्पीच यहां पर देखने को मिल रहा है। उसकी सीटी करवाई और सीटी में क्या है कि नेगेटिव फ्लोर ब्लीडिंग, वहां पर कोई भी ब्लीडिंग नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपकी क्या वहां पर प्रायोरिटी रहेगी। देखिए क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछा है, ये जो वर्ड होते हैं ना क्वेश्चन के अंदर कुछ छुपे हुए, ये आपके पूरी भाव को बदल देते हैं, पूरी भावनाओं को बदल देते हैं। तो कवि की भावनाओं को समझना है कि कहना क्या चाहता है, पूछना क्या चाह रहा है, हम क्या सोचते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट। चलेगा, तो बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ और सोचेगा समझेगा फिर जवाब दीजिएगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रिपेयर टू द एडमिशन ऑफ द टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटेड, टीपीएस के नाम से इसको अपन कहते हैं। हम एडमिशन करेंगे किसी क्लाइंट को टीपीएस। क्या ये बिल्कुल सही बात उन्होंने बोली है। ऑप्शन बी की बात करते हैं, डिस्कस द प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर दैट कॉज द सिम्टम। ऑप्शन सी की बात करते हैं, डिटरमाइन द एग्जैक्ट टाइम द सिम्टम अकर्ड। एंड ऑप्शन डी की बात करते हैं, नोटिफाई द स्पीच पैथोलॉजिस्ट फॉर एन इमरजेंसी कंसल्ट। क्या रहेगा सही जवाब, सोचिए समझिए और फिर जवाब देने की कोशिश करिएगा। जहां मैं समझ पा रहा हूं कि आप में से काफी जो है बढ़िया ऑप्शन की तरफ बढ़े हैं, आपको एक माइंड में राइट क्लिक हुआ है क्वेश्चन का। लेकिन कुछ एक का जो मामला अभी भी थोड़ा सा गंभीर मुझे लग रहा है, क्योंकि वो क्वेश्चन के भाव को नहीं समझ पा रहे हैं। तो क्या कहते हैं कवि के भाव, क्या कहता है ये क्वेश्चन, है ना। तो देखिए डिटेल से डिस्कस करते हैं, कंप्लीटली ध्यान से सुनिएगा। देखो पहले तो क्लाइंट की एज कितनी है आपके, 88 ईयर ओल्ड क्लाइंट है ना, 88 साल के बाबा जी हैं। वो एडमिट हुए इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। कंप्लेंट क्या है उनकी, नंबनेस है एक दो क्लाइंट को, और वीकनेस है लेफ्ट आर्म का, मतलब एक साइड की जो बॉडी है वो क्या हो गई आपके, नंब हो गई है, पैरालाइज हो गया या वीकनेस आ गई। ये बेसिकली यहां पर क्या है, नंबनेस हो गई है लेफ्ट आर्म में। और उसके साथ में क्या हुआ है, क्लाइंट को स्लर्ड स्पीच, स्पीच की डिफिकल्टी यहां पर क्लाइंट को देखने को मिलती हैं। अब उसकी सीटी जैसी इमरजेंसी में करवाई गई, उसके अंदर क्या आया, नेगेटिव फॉर ब्लीडिंग, वहां पर कोई भी ब्लीडिंग नहीं है। और ये ब्लीडिंग कहाँ नहीं है, क्लाइंट के हेड के अंदर। अब आप समझे कि ये सवाल कहां से बना है, तो सवाल बना है आपके नर्वस सिस्टम से। और नर्वस सिस्टम की कौन सी टॉपिक से बना है, तो ये सवाल बना आपके स्ट्रोक से बना है, ब्रेन हेमरेज से या ब्रेन स्ट्रोक से बना है, ब्रेन अटैक से बना है बेसिकली। समझ पाए बात को। तो नंबनेस हुई है, स्लर्ड स्पीच हुआ है, सीटी के अंदर कोई ब्लीडिंग नहीं है। अब इसके अंदर आप कौन सी प्रायोरिटी चूज करोगे। तो देखो ऑप्शन ए क्या बता रहा है आपके, प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटेड, टीपीएस। तो देखो स्ट्रोक के मामले में अपन टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर एक प्रकार की दवाई होती है, मेडिकेशंस होती हैं, जो आपके क्या करते हैं,
जो क्लॉट्स वगैरह, थ्रोम्बस वगैरह होते हैं, उसके अंदर ये दी जाती है। अगर कोई मान ले माइक्रो ब्लड वेसल्स या कोई आर्टरीज के अंदर, माइनर आर्टरीज के अंदर वहां पर थ्रोम्बस जम जाता है, तो उसको डिसॉल्व करने के लिए या फर्दर ऐसे क्लॉट ना बने उसको प्रिवेंट करने के लिए ये एडमिनिस्टर करते हैं इन द केस ऑफ स्ट्रोक। ऑप्शन ये कह रहा है कि उस क्लाइंट को ये टीपीएस देंगे अपन, लेकिन सवाल ने क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रायोरिटी। ये बात सही है कि भाई हम टीपीएस देते हैं। अच्छा, पहले तो आपको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि उस क्लाइंट को जो स्ट्रोक हुआ है वो कौन सी कैटेगरी का स्ट्रोक है ना, समझ पा रहे हैं। स्ट्रोक के अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, वो कौन सी टाइप का है ये डिटरमाइन करोगे तब आप ये मेडिकेशन आप दे पाओगे। इसके टाइप अपन डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल से स्ट्रोक को पढ़ेंगे, हाईलाइट पॉइंट अपन पढ़ेंगे इसके अंदर। तो टीपीएस कब देते हैं, जब क्लाइंट को इस्केमिक स्ट्रोक होता है, लेकिन आपको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि ये कौन सा टाइप का स्ट्रोक है। अच्छा, ये डिटरमाइन कैसे होगा साहब, हमने क्या करवा दिया, सीटी स्कैन यहाँ पर क्वेश्चन ने पहले ही करवा दिया है, और जब सीटी स्कैन करवाया तो उसमें क्या बताया कि नेगेटिव फॉर ब्लीडिंग, वहां पर किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग नहीं हुई है। तो स्ट्रोक दो प्रकार के होते हैं, एक इस्केमिक होता है और एक होता है हेमरेजिक। हेमरेजिक के अंदर क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, और इस्केमिक के अंदर क्या होता है, किसी प्रकार की या ब्लीडिंग नहीं होती है, वहां पर कोई थ्रोम्बस या क्लॉट की वजह से आपकी ब्रेन के फर्दर एरिया में ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाती है, वहां पर इश्यमिया हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाता है, उसकी वजह से जिस पार्ट के अंदर ये नेक्रोसिस होता है उस पार्ट के फंक्शन अल्टर्ड हो जाते हैं, आईसीपी बढ़ जाता है, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं इस्केमिक स्ट्रोक। तो ये सवाल ने आपके दे दिया है, समझने वाले इसको समझ गए कि नेगेटिव फ्लो ब्लीडिंग का मतलब है ये हेमरेजिक स्ट्रोक तो नहीं है, और हेमरेजिक स्ट्रोक नहीं मतलब ये कौन सा है, इस्केमिक स्ट्रोक है। अच्छा, इस्केमिक स्ट्रोक के अंदर अपन टीपीएस देना बिल्कुल प्रीफर करते हैं, लेकिन थोड़ा रुके, थोड़ा समझे, ये क्या पूछना चाह रहा है, व्हाट इज द प्रायोरिटी। जैसे ही मेडिक पेशेंट आता है उसको तुरंत प्रभाव से आप ये टिका दोगे टीपीएस, जिसके अंदर स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, एटिलिपेज, रेटिलिपेज, ये सारी मेडिकेशन आती हैं, जी नहीं। तो ये प्रायोरिटी पे अपन काम नहीं करते हैं, इसलिए मैं ए ऑप्शन को तो बिल्कुल ऑप्शन को एलिमिनेट कर देता हूं। ये गलत ऑप्शन है साहब, इसको आप चूज नहीं करोगे। तो जिसने अगर ए ऑप्शन सोचा है वो आपके गलत हो गया। ऑप्शन बी की बात करते हैं, डिस्कस द प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर दैट कॉज सिम्टम। आप जो इसके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स है उसको डिस्कस करने बैठोगे कि ये सिम्टम क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। भाई साहब, इतना टाइम नहीं है आपके पास में, मरीज न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंसी लेके आए आपके पास, तो इतना टाइम नहीं है कि आप ये सिम्टम को डिस्कस करने बैठोगे, है ना। तो ये प्रायोरिटी की बात नहीं होती है, सवाल में प्रायोरिटी होता है। प्रायोरिटी का मतलब है कि आपको जल्दी से कुछ ना कुछ इंटरवेंशन लेने पड़ेंगे, अदरवाइज आपका पेशेंट, हाँ, है ना। ओके, नेक्स्ट एक ऑप्शन कह रहा है कि नोटिफाई करेंगे द स्पीच पैथोलॉजिस्ट फॉर एन इमरजेंसी कंसल्ट। तो स्पीच पैथोलॉजिस्ट जो होता है ये स्ट्रोक के मामले में काम आते हैं, लेकिन ये काम तब आते हैं प्यारे दोस्तों जब आप एक बार पेशेंट जो है पूरा हीमोडायनेमिकली स्टेबल हो जाता है, स्ट्रोक वाली कंडीशन को आप ट्रीट कर देते हो, उसके बाद में पेशेंट आप बिल्कुल स्टेबल है, और जब उसको पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं तो होम केयर पे बेसिक पे स्पीच पैथोलॉजिस्ट को अपन बुलाते हैं उसकी फिजियोथेरेपी के पर्पज से। तो ये डिस्चार्ज के बाद की बातें हैं, अभी की बातें नहीं है। तो ये भी गलत आंसर हो गया। अब आपके पास एक जवाब बचा, ऑप्शन सी बताने का, डिटरमाइन द एग्जैक्ट टाइम द सिम्टम अकर। जी हाँ दोस्तों, ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही बात बता रहा है कि हम ये निर्धारित करेंगे, ये डिटरमाइन करेंगे कि ये जो सिम्टम हुए हैं उन सिम्टम को आए हुए कितना टाइम हो गया साहब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रोक के मामले में टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। जब अपन एग्जाम देते हैं उस टाइम भी किसकी इंपॉर्टेंस होती है, टाइम की, कि साहब टाइम कितना हुआ है। टाइम लिमिट जरूरी होती है कि आप एग्जाम दे रहे हो तो टाइम कितना है ना, उस टाइम का यूज करना जरूरी है ना। तो ये स्ट्रोक के मामले में भी आपको पता होना कि एग्जैक्ट टाइम कितना हुआ है इस सिम्टम को आए हुए, क्यों आए, क्योंकि इसको अपने अभी फर्दर डिस्कस करते हैं क्यों होता है, कैसे होता है। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा ए, बी और डी तीनों ही गलत जवाब है। आपका जो सही आंसर वो क्या है, सी, डिटरमाइन द एग्जैक्ट टाइम द सिम्टम अकर्ड। नाउ बात करते हैं कि स्ट्रोक का क्या सीन रहता है टाइम के मामले में। तो अभी हमने कहा कि स्ट्रोक एक ऐसी कंडीशन होती है, न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट की कंडीशन होती है, जिसके अंदर डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द लोकल एरिया ऑफ द ब्रेन। ब्लड के किसी भी एरिया के अंदर ब्लड फ्लो का जो है वो रुक जाता है, उसकी वजह से वहां पर फंक्शन अल्टर हो जाते हैं। और ये जो स्ट्रोक है वो उसका रैपिड ऑनसेट भी हो सकता है या फिर ग्रेजुअल, धीरे धीरे भी हो सकता है और सडनली भी हो सकता है, बहुत सारे कारण रहते हैं इसके। तो बात करते हैं अलग अलग इसके टाइप्स की। तो एक वर्ड आपने पढ़ा होगा, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, है ना, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, TIA जिसको अपन बोलते हैं। ये क्या होता है, एक ब्रीफ पीरियड ऑफ न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट दैट रिजॉल्व विद इन 24 आवर्स
ऑफन अ प्रिकर्सर ऑफ द स्ट्रोक। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं। एक ब्रीफ पीरियड होता है, मतलब एक छोटा सा एक ऐसा पीरियड होता है जिसके अंदर पेशेंट को लगता है कि यार ये कुछ मेरे साथ ब्रेन में अबनॉर्मल एक्टिविटी हुई है, लेकिन वो जो न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंसी के जो सिम्टम आते हैं वो 24 घंटे के अंदर अंदर क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। और मरीज को लगता है कि भाई साहब चलो ठीक है, जो भी हुआ हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो अटैक होता है, ये ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक होता है, ये आने वाले फर्दर स्ट्रोक का एक प्रेसिपिटेटर होता है, एक प्रीकर्सर होता है कि आगे आ जाके पेशेंट को क्या हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है ना। तो ये एक टाइप होता है इसका, याद रखिएगा। अगला टाइप होता है थ्रोम्बोटिक, या इसको इश्यमिक के नाम से भी जाना जाता है। थ्रोम्बस की वजह से या इश्यमिया हो जाता है, उसको भी एक नाम देते हैं। तो थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक या फिर इश्यमिक स्ट्रोक इसको नाम देते हैं। कॉज्ड बाय थ्रोम्बस या ब्लड क्लॉट ऑक्लूडिंग द सेरेब्रल वेसल्स। किसी भी सेरेब्रल वेसल्स के अंदर मान लीजिए कोई क्लॉट हो जाता है ना, तो अगर क्लॉट होगा तो मान लीजिए यहाँ क्लॉट होगा तो आगे के जो ब्रेन की सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, इंटरप्ट हो जाएगी। उसको अपन क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोटिक या इश्यमिक स्ट्रोक। नेक्स्ट बात करते हैं एक एम्बोलिक स्ट्रोक। ये इश्यमिक का ही पार्ट होता है प्यारे दोस्तों। यहाँ पर ब्लड क्लॉट की वजह से जो स्ट्रोक होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोटिक इश्केमिक। और एम्बोलिक स्ट्रोक किसको कहेंगे, जो ये ब्लड क्लॉट बना है ये ट्रेवल करता है आपकी बॉडी में, जैसे लंग्स के अंदर बन गया और वो लंग्स से ट्रेवल करके आपके ब्रेन में पहुंच गया और वहां जाकर ब्रेन की सप्लाई इंटरप्ट कर दी, उसको अपन क्या बोलेंगे, एम्बोलिक स्ट्रोक के नाम से। तो दोनों में हल्का सा फर्क है। थ्रोम्बस ट्रेवल करता है उसको एम्बोलिक कहते हैं, और थ्रोम्बस जहां पर वहीं ब्रेन में बना है उसको अपन थ्रोम्बोटिक या इश्केमिक के नाम से जानते हैं। इज दैट क्लियर? ओके। नेक्स्ट आता है आपका हेमरेजिक स्ट्रोक। एक ऐसा स्ट्रोक, हेमरेजिक और इंट्राक्रेनियल हेमरेज अकर व्हेन द ब्लड वेसल्स रप्चर। कोई भी ब्लड वेसल्स आपके ब्रेन की रप्चर हो जाती है तो वहां पर ब्लड कलेक्ट हो जाता है, उसको अपन हेमरेजिक स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं इसके, है ना। जैसे आपका सबसे बड़ा कारण है अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन अगर किसी मरीज को होता है तो वहां पर स्ट्रोक होने की पूरी संभावना रहती है, हेमरेजिक स्ट्रोक के नाम से जानते हैं उसको, है ना। और हो सकता है जैसे कोई सेरेब्रल एन्यूरिज्म है ना, एन्यूरिज्म कोई रप्चर हो गई आपके, तो ये भी उसका कारण बनता है ना। ये भी फिस्टुला अगर कोई वहां पर बना रखा है ना, फिस्टुला कोई रप्चर हो गया, तो बहुत सारे इसके कारण रहते हैं ना, ये होता है। तो ये टाइप होते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अगला अपन देखते हैं एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ द डेफिशिएंट। अच्छा, जो पेशेंट के अंदर सिम्टम आते हैं वो डिपेंड करते हैं कि उसकी लोकेशन क्या है, कहां पर ये सिम्टम हुआ है, कहां पर स्ट्रोक हुआ है। तो उसके आधार पर इसको कितने पार्ट में देखते हैं वो देखिए। अगर किसी पेशेंट के अंदर लेफ्ट ब्रेन के अंदर हेमरेज हुआ या स्ट्रोक हुआ है, बेसिकली लेफ्ट और राइट अपन डिवाइड करते हैं, सेरेब्रम को डिवाइड करते हैं ना, फ्लैक्स सेरेब्री, और उसको राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर के अंदर अपन बांट देते हैं, है ना, ब्रेन के जब स्ट्रक्चर एनाटॉमी पढ़ते हैं। तो अगर लेफ्ट साइड के अंदर ब्रेन के अंदर डैमेज होता है तो क्या रहता है, उसके राइट साइड के अंदर हेमिपेरेसिस होगा। कहने का मतलब है अगर लेफ्ट साइड के ब्रेन में अगर कोई दिक्कत होती है तो सिम्टम कहाँ के आएंगे, राइट साइड के, और राइट के आते हैं तो राइट साइड में डैमेज होता है तो लेफ्ट साइड में आते हैं। इसका कारण होता है एक वहां पर एक सेल्स होती है स्पेशल प्रकार के, उसको अपन कहते हैं बेड सेल। क्या कहते हैं, बेड्स, BETZ। ये बेड्स जो सेल्स होती हैं ये आपकी बॉडी की ऑपोजिट ब्रेन की जो फंक्शन है उसको कंट्रोल करती है। इसीलिए लेफ्ट साइड में डैमेज की वजह से राइट साइड के सिम्टम आते हैं। तो क्या क्या होंगे, राइट साइड हेमीपेरेसिस, वन साइड वीकनेस और हेमीप्लेजिया। पेरेसिस मतलब वीकनेस और प्लेजिया मतलब पैरालिसिस पूरा हो जाता है ना। हेमीप्लेजिया स्पीच एंड लैंग्वेज डेफिशिएंट पेशेंट को हो जाता है ना। इम्पेयर्ड राइट लेफ्ट राइट डिस्क्रिमिनेशन, है ना, राइट और लेफ्ट का उसको पता नहीं चल पाता है। स्लो एंड कॉशंस बिहेवियर स्टाइल्स, पेशेंट का जो मूवमेंट होते हैं बहुत स्लो हो जाते हैं, स्लगिश हो जाते हैं। इम्पेयर्ड लैंग्वेज, मैथ कंपेरिजन, है ना, उसका इंटेलेक्चुअल प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है, इफेक्ट कम हो जाता है। एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन बिकॉज ऑफ अवेयरनेस ऑफ द डेफिसिट, उसको पता नहीं होता ये हो क्या रहा मेरे साथ। तो लेफ्ट साइड के अगर कोई डैमेज हो तो राइट साइड के सिम्टम, वहीं अगर आपके राइट साइड के ब्रेन में डैमेज होता है तो लेफ्ट साइड के सिम्टम आते हैं। तो ये कहाँ क्या होगा, आपके लेफ्ट साइड हेमीपेरेसिस और हेमीप्लेजिया। स्पाशियल परसेप्चुअल डेफिशिएंट होता है, लेफ्ट साइड नेग्लेक्ट हो जाती है ना, क्योंकि राइट साइड में हुआ तो लेफ्ट साइड के सारे सिम्टम आते हैं। क्विक एंड इंपल्सिव बिहेवियर हो जाता है ना, सेफ्टी वहां पर रिस्क आपको देखने को मिलती है। टेंडेंसी टू डिनाई और मिनिमाइज द प्रॉब्लम, इंपेयर्ड जजमेंट और कंसेप्ट ऑफ द टाइम। तो ये डिसोरिएंटेड हो जाता है पेशेंट। तो ये उसके कुछ पैटर्न रहते हैं। अगला बात करते हैं कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या रहेंगे, वो वेरी करते हैं क्लाइंट की सेरेब्रल वेसल्स के इन्वॉल्व कौन सा हुआ है ना। आप जब ब्रेन की सर्कुलेशन की स्टडी पढ़ते हैं जिसको अपन सर्कुलर विलाई के नाम से जानते हैं, ब्लड सप्लाई पढ़ते हैं, तो उसमें कौन सी वेसल्स रप्चर हुई है उसके आधार पर उसके सिम्टम देखे जाते हैं प्यारे दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसकी एनाटॉमी पता है तो ये आप समझ पाओगे आराम से।
तो देखिए अगर वहां पर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी रप्चर होती है, वहां पर कोई दिक्कत होती है, तो कौन से सिम्टम रहेंगे? कॉन्ट्रालेटरल मोटर एंड सेंसरी डेफिशिएंट देखने को मिलता है लेग और फेस के अंदर, डोमिनेंट हेमिस्फीयर स्ट्रोक के अंदर। अच्छा, वहां पर आपको एफेजिया देखने को मिलता है इन नॉन डोमिनेंट हेमिस्फेरिक स्ट्रोक, है ना। अप्रेक्सिया आपको देखने को मिलता है। अप्रेक्सिया का मतलब होता है इनएबिलिटी टू परफॉर्म नाउन टास्क, आपको भी टास्क दोगे वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। एग्नोसिया, इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, यूनिलेटरल नेग्लेक्ट एंड होमोनाइमस हेमी अनोप्सिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम से रहती है, होमोनाइमस हेमी अनोप्सिया। लॉस ऑफ वन हाफ ऑफ द विजुअल फील्ड, जो पेशेंट की जो आई होती है ना, जैसे मान लीजिए ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड की आईज है क्लाइंट की, तो ये मान लीजिए ये आई की स्ट्रक्चर हमने बनाई। होमोनाइमस का मतलब होता है इस, जैसे ये आई है, इस आई का ये हाफ पार्ट, इस हाफ पार्ट में से आधा पार्ट ही काम करेगा प्यारे दोस्तों, इसी आई का अपन कह सकते हैं ये हाफ पार्ट ही काम करेगा, है ना। तो ये होमोनाइमस हेमियोनोप्सिया जो होता है, लॉस ऑफ वन हाफ ऑफ द विजुअल फील्ड इन ईच आई, है ना, दोनों आईज के अंदर जो होता है ये हाफ पार्ट ही पेशेंट का वर्क करता है, दैट कॉल्ड होमोनाइमस हेमियोनोप्सिया। अगर वहां पर मिडिल सेरेब्रल आर्टरी रप्चर हुई है, यहाँ पर इफेक्ट हुई है, तो ड्राउजीनेस होगा पेशेंट को, स्टूपर, कोमा, कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया एंड सेंसरी डेफिशिएंट आर्म एंड फेस, अफेजिया, होमोनाइमस हेमियोनोप्सिया अभी हमने देखा। अगर वहां पर एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी रप्चर होती है, तो वहां पर कॉन्ट्रालेटरल वीकनेस, पैरालिसिस, सेंसरी लॉस ऑफ फुट एंड लेग, लॉस ऑफ डिसीजन मेकिंग, वॉलंटरी एक्शन एबिलिटीज, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलता है। वर्टिबल अगर आर्टरी वहां पर डिफेक्ट अफेक्ट होती है, जो आपके पोस्टीरियर साइड से सप्लाई करती है, फेस में पेन देखने को मिलेगा, नोज के अंदर, आईज के अंदर, है ना, नंबनेस, वीकनेस, इप्सिलेटरल साइड, है ना, प्रॉब्लम विद गेट डिस्टर्बेंस वहां पर देखने को मिलेगा, डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग एंड डिसआर्थरिया, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, स्लर्ड स्पीच जिसको अपन कहते हैं, है ना। क्या क्या डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया रहता है, लैब फाइंडिंग क्या रहती है, ये देखते हैं अभी अपन। सीटीएमआरआई अपन कराएंगे, जो क्वेश्चन आपके पूछा था, और वो क्या कर सकते हैं, सीटीएमआरआई आपके हेमरेज का पता करेगी, कोई ट्यूमर का पता करेगी, कोई इश्चीमिया का पता करेगी, एडिमा या फिर टिश्यू नेक्रोसिस का पता कर देगी। सेरेब्रल एंजियोग्राफी अपन करवाएंगे, अब नॉर्मल वेसल्स के स्ट्रक्चर तो नहीं है, वेजोस्पाज्म तो नहीं है, कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस, लॉस ऑफ वेसल वॉल इंटीग्रिटी, ये सब देखते हैं। यूजी करवा सकते हैं, ब्लड फ्लो का क्या स्टेटस है, बाकी अपन रूटीन इन्वेस्टिगेशन तो करवाती हैं। ट्रीटमेंट की बात करें, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे दोस्तों, अब यहां पर ध्यान से समझिएगा कि ट्रीटमेंट क्या होता है पेशेंट का। यूज फास्ट स्ट्रेटेजी, ये यहां से आपके सवाल बना है, बिल्कुल ये सवाल बनता है कि स्ट्रोक के अंदर कौन सी स्ट्रेटेजी काम में लेते हैं, तो ये फास्ट स्ट्रेटेजी काम में लेते हैं। अब ये फास्ट स्ट्रेटेजी क्या होती है, आई वुड लाइक टू डिस्कस हियर। देखिए एक चार्ट मैंने आपको यहां पर दिया है। फास्ट एक मीनोमिक्स होता है, जिसमें एफ का मतलब होता है फेस, एफ का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों, फेस। ए का मतलब क्या होता है आपके आर्म, एस का मतलब होता है स्पीच, एंड टी का मतलब होता है टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है किसी भी स्ट्रोक की पेशेंट को बचाने के लिए, कि जब किसी पेशेंट में स्ट्रोक के सिम्टम आते हैं जो आपके क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो ये आपको देखना है कि पेशेंट का फेशियल ड्रॉपिंग तो नहीं हो रहा कहीं ना कहीं, है ना, फेशियल सिम्टम तो नहीं आ रहे, फेशियल का वन साइड डेविएशन तो नहीं हो रहा, फेस एक साइड में लटक तो नहीं गया। अगर ऐसा होता है तो ये सिम्टम आपके किसके हैं, स्ट्रोक के होते हैं भाई साहब। पेशेंट की अगर आर्म जो होती है, वन साइड की बॉडी वीकनेस हो रही है, जिसके अंदर हेमीप्लेजिया, हेमीपेरेसिस इस टाइप के देखने को मिल रहा है, तो ये डिपेंड करेगा कि पेशेंट के अंदर आर्म कट वीकनेस है, तो दैट कैन कॉज ए स्ट्रोक, है ना, ये स्ट्रोक के सिम्टम हो सकते हैं। पेशेंट के अंदर स्पीच के अंदर डिफिकल्टी हो रही है, बोल नहीं पा रहा पेशेंट, स्लर्ड स्पीच हो रहा, जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये डिफाइन करता है कि कहीं के पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है। जब ये सिम्टम आपको दिखते हैं तो आपको टाइमली मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, इसमें टाइम का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और आपको पेशेंट को इमीडिएटली हेल्पलाइन पे कॉल करके हॉस्पिटलाइज करना होता है। तो ये होती है आपकी फास्ट स्ट्रेटेजी। क्या होती है, फास्ट स्ट्रेटेजी, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है पेशेंट के लिए। अदर ट्रीटमेंट की बात करें, ऑस्मोटिक डायरेटिक देते हैं, क्योंकि आईसीपी ना बड़े मैनिटोल दिया जाता है टू प्रिवेंट इंट्राक्रेनियल प्रेशर, पोजीशन भी अपन देते हैं। एंटीकोगुलेंट, अगर वहां पर थ्रोम्बोटिक है ना, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक है, तो वहां पर एंटीकोगुलेंट दी जाती है, पेरिन, वारफेरिन वगैरह दी जाती है, टिक्लोपिडिन वगैरह, ये आपके उसमें नहीं दी जाती है ना, हेमरेजिक में नहीं देते हैं, ये ध्यान में रखना है। एंटी कन्वर्जेंट, अगर स्ट्रोक होता है, अगर वहां पर आईसीपी बढ़ता है, तो पेशेंट को कन्वर्जन आने की रिस्क रहती है, दैट कैन कॉज कन्वर्जन, तो वहां पर एंटी कन्वर्जेंट भी देते हैं। फेनिटोइन, स्टेरॉइड भी देते हैं इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को कम करने के लिए, डेक्सामेथासोन कॉमनली यूज किया जाता है, और थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी देते हैं, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर अपन क्या देते हैं, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ये आपके सवाल ने ऑप्शन दिया था, गिवन विद इन फर्स्ट 3 आवर ऑफ द सिम्टम अकर्ड, है ना,
जब भी पेशेंट स्ट्रोक आता है तो आपको ये डिटरमाइन करना होता है कि पेशेंट को कितना टाइम हो गया है स्ट्रोक आए हुए, ये सिम्टम आए हुए, जो आपके इस फास्ट स्ट्रेटेजी में दे रखे हैं। जब पेशेंट को आप पूछोगे कि कितना टाइम हुआ, पेशेंट बोलेगा 1 घंटा 2 घंटा हुआ है, तो आप ये डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रोक अगर 2 घंटे हुए हैं तो आप टीपीएच आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले 3 घंटे के अंदर जितना भी आप ये टीपीएच स्टार्ट करेंगे तो उसकी इफेक्टिवनेस होती है वो बहुत बढ़िया रहेगी। पेशेंट के सर्वाइव होने के चांस बहुत बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, सॉरी, है ना। तो पहले 3 घंटे में आप ये बहुत इफेक्टिव होती है टीपीएच थेरेपी, है ना। सिम्टम रिस्टोर करते हैं, सर्कुलेशन टू द अफेक्टेड ब्रेन टिश्यू, लिमिट द एक्सटेंट ऑफ द ब्रेन। हाँ, फर्स्ट 3 आवर में अंदर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो। जितना डिले करोगे तो न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंसी और ज्यादा बढ़ती जाएगी, है ना। तो इसके एग्जांपल की बात करें, स्ट्रेटोकाइनेज, यूरोकाइनेज, एटिलिपेज, रेटिलिपेज, टेनेक्टिप्लेज, ये बहुत सारे रहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। सवाल आपके यहीं से बना था, तो आप डिटरमाइन करो कि एग्जैक्ट टाइम क्या हुआ है सिम्टम अकर्ड हुए, है ना। बाकी आप वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे पेशेंट के हर 1 से 2 घंटे में, आवरली इनिशियली, और बाद में 4th आवरली करेंगे। हेड ऑफ द बेड एलिवेट करेंगे टू प्रिवेंट इंक्रीज ऑफ आईसीपी। न्यूरोलॉजिकल स्टेटस अपन चेक करते रहेंगे हर 1-1, 2-2 घंटे में, और हर 4 घंटे में जब क्लाइंट स्टेबल हो जाए, जिसके अंदर अपन क्या चेक करते हैं, GCS, ग्लासगो कोमा स्केल अपन यूज करते हैं, GCS चेक करते हैं। मेडिकेशन जो आपने अभी पढ़ी वो सब देंगे, उसके इफेक्ट को देखना है, और इमोशनल क्लाइंट को सपोर्ट देना होता है, और फिजिकल थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी वगैरह देनी होती है। तो ये हमारा आज का बूस्टर डोज का एमसीक्यू था प्यारे दोस्तों। आई होप आपने इसको बहुत बढ़िया से सीखा है। स्ट्रोक के मामले में क्या अपन फॉलो करते हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रखना होता है। एक नए कोट के साथ में आज की वीडियो का समापन करेंगे कि हर मुश्किल में छुपा होता है एक नया मौका, बस जरूरत है तो उसे पहचानने की। तो आपके अंदर भी, आपके लिए भी बहुत सारे मौके डेली आते हैं, बस आपको जरूरत है तो उसको पहचानने की, है ना। तो आप अपने उस अपॉर्चुनिटी को पहचानिए, टाइम की बर्बादी मत करिएगा, समय की नजाकत को समझिएगा, क्योंकि समय ने अगर बदला तो बहुत बड़ी तकलीफ होती है, इसलिए समय रहते उसकी कदर करना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे, पढ़ते रहे, मिलते रहे, और जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।